बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट लेक्चर इज़ अबाउट एनर्जी। एनर्जी के बाद हम स्टडी करेंगे वर्क के बारे में, वर्क के बाद हम देखेंगे पावर, और पावर के बाद लास्ट चीज़ जो होगी वो हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। इसके बाद फर्दर हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ और पास्ट पेपर के जो P2 के क्वेश्चंस हैं उनको हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें एनर्जी को, एनर्जी बेसिकली क्या चीज़ है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। कि कोई भी बॉडी जो काम करने की एबिलिटी रखती है उसको हम उस एबिलिटी को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का जो यूनिट है वो एसआई यूनिट इसका जाउल है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एनर्जी के लिए कोई किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। सेकंड जो चीज़ हम स्टडी करेंगे इट इज़ अबाउट वर्क, क्योंकि हमने ये कहा एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अब वर्क क्या चीज़ है? जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाए, अब वो फोर्स इस तरह से लगाई जाए कि वो ऑब्जेक्ट फोर्स की ही डायरेक्शन में, जैसे कि इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई जाती है टुवर्ड राइट हैंड साइड, अगर ये राइट साइड को मूव करने लग जाए, इसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट कवर की है। अब ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इस केस में जो इसकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा दैट विल बी कॉल्ड वर्क। वर्क का यूनिट भी जाउल है। फिर थर्ड चीज़ हमने स्टडी करनी है पावर को। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि हम वर्क को टाइम से डिवाइड कर दें। जब भी आपको वर्ड रेट मिले, रेट का वर्ड आपको मैथ में, फिजिक्स में जब भी आपको नजर आए, इट मीन्स आपने उसको क्या करना है? टाइम से डिवाइड कर देना है। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये इंडिकेट करता है द स्पीड एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड और वर्क इज डन ओवर टाइम इज कॉल्ड पावर। अब उसके बाद एफिशिएंसी है, क्योंकि हमारे पास जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे के सारे 100% एफिशिएंट नहीं होते। ओनली द आइडियल डिवाइसेस, हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि इस तमाम डिवाइसेस आइडियली 100% एफिशिएंट होते हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर कोई भी डिवाइस 100% एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इनटू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हो जाएगा आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100। सो आउटपुट कौन सी है? जो कि यूजफुल है। सो इसको फर्दर जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो इसी लेक्चर के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। एनर्जी को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एनर्जी की सबसे पहली टाइप आ जाएगी हमारे पास काइनेटिक। काइनेटिक मींस मूवमेंट। सो इट इज़ अ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ मैस ड्यू टू इट्स मूवमेंट। कि जब भी कोई मैस मूव कर रहा है, सो हम ये कहेंगे उसके पास जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल कार मूव करती है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो उसके पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी। कोई इंसान पैदल चलता जा रहा है, वो अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है, तो जैसे जैसे उसकी पोजीशन चेंज होगी उसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी हो जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और सेकंड टाइप है इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय मास ड्यू टू इट्स हाइट। तो ये हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, और काइनेटिक जो है डिपेंड करती है मोशन के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर। थर्ड टाइप हमारे पास आ जाएगी थर्मल। थर्मल को हम इंटरनल हीट एनर्जी भी कहते हैं। इट इज़ द एनर्जी कंटेन्ड विद इन अ सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर। क्योंकि थर्मल का मीनिंग क्या होता है? हीट होता है, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। अब अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को भी देखें, ह्यूमन बॉडी भी रेस की फॉर्म में हीट को रेडिएट कर रही होती है। तो दिस टाइप ऑफ रेडिएशन दैट इज एमिटेड इज कॉल्ड रेडिएशन एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, they are all called radiations and they have the energy which is called ray energy। फिर हमारे पास इसकी फर्दर टाइप आती है इलास्टिक एनर्जी। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू अ चेंज इन ऑब्जेक्ट शेप। फॉर एग्जांपल आप एक स्प्रिंग को, स्प्रिंग नॉर्मल हालत में पड़ा हुआ है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, आप क्या करते हैं? आप उसको कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने के बाद उसके पास ये एबिलिटी है, वो मूव कर सकता है, मूव बैक एंड फोर्थ। इस तरह की जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। फिर केमिकल एनर्जी। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड विद इन बॉन्ड्स बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल। केमिकल हमें कहाँ पर नजर आएगी? जो हम पेट्रोल फ्यूल यूज करते हैं वहां पर नजर आती है। हम जो खाना खाते हैं, हम जो भी डाइट अपनी कंज्यूम कर रहे होते हैं, या फिर एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को खाते हैं या फिर वो मीट को खा रहे होते हैं, तो इनके अंदर केमिकल्स होते हैं। सो इससे जो एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को या एनिमल्स को मिल रही है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्जेस अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि आपके पास किसी सेल के अंदर या किसी बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाती है
Such kind of energy is called electrical energy. Nuclear energy, this is stored in the nucleus of an atom. Sound energy, sound energy transferred through vibration of particles in matter. Mechanical energy, the total sum of systems kinetic and gravitational potential energy is called mechanical energy. यानी हम kinetic और gravitational दोनों का sum कर दें, kinetic और gravitation दोनों का sum कर दें, इस केस में हमारे पास जो एनर्जी आएगी that will be called mechanical energy. यहाँ पे हमने लाइट रेडिएशन को लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हमेशा चेंज होती जाएगी. काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि ये इंडिकेट करता है कि लार्जर द मास लार्जर विल बी द काइनेटिक एनर्जी, ग्रेटर द स्पीड ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी. इट मींस कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के साथ, काइनेटिक एनर्जी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ. ऑन द अदर साइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच. सो ये भी पोटेंशियल एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के साथ, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के साथ, जिस हाइट के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर हम इस मोबाइल को कुछ हाइट के ऊपर लेकर जाते हैं और मैं अपने हाथ को छोड़ दूं, तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस मोबाइल को छोड़ दूं, इस मोबाइल के पास कुछ एनर्जी आ जाएगी जिस वजह से ये डाउनवर्ड मूव करता है. इस हाइट की वजह से इसने कुछ एनर्जी कंज्यूम कर ली, एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर ली. दिस एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इक्वल होती है mgh के. वर्क रिक्वायर फोर्स एंड डिस्टेंस टू अलाइन. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क. सो वर्क के केस में हमने एक चीज अपनी अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है, वो ऑब्जेक्ट फोर्स की ही डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो जाए, सो इन दैट केस वर्क डन जो है वो मैक्सिमम होगा. लेकिन क्या ही अगर ऐसा हो कि हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये इस तरफ को डिस्प्लेस होने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता. लेकिन अगर ऐसा हो तो इस केस में वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ डी कोज ऑफ थीटा इसका प्रॉपर फार्मूला है. एफ डी कोज 90 का मतलब ये है कि अगर 90 डिग्री के ऊपर वर्क डन हो रहा होगा, सो इट मींस वर्क जो है ये मिनिमम हो जाएगा, बिकॉज कोज 90 जीरो के इक्वल होता है, वर्क डन जो है वो जीरो होगा. या फिर अगर कोज जीरो हो जाए, कोज जीरो कौन सी सिचुएशन है कि जब हमने फोर्स को अप्लाई किया, फोर्स को अप्लाई करने से ये फोर्स की ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है. सो इस केस में एंगल जीरो होगा. सो एंगल जीरो विल बी इक्वल टू 1, cos जीरो इक्वल टू 1. एट द एंड हमारे पास जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा. लेकिन अगर किसी ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस लगती हैं एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करती हैं, यानी हम फोर्स इस तरफ को लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ को डिस्प्लेस हो जाता है, तो 180 डिग्री का शिफ्ट आता है. इस केस में वर्क डन जो है वो मैक्सिमम तो होगा, लेकिन वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ डी कोज ऑफ थीटा. एफ डी कोज 180 डिग्री, 180 इक्वल टू -1, सो ये हो जाएगा माइनस एफ डी. ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि फोर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कॉज हो चुका है, तो इसको हम नेगेटिव मैक्सिमम वर्क जो है इससे कहते हैं. सो वर्क डन बेसिकली क्या होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड इन एन ऑब्जेक्ट. जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाएगा, हम उसके अंदर एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं. सो वर्क डन इज अकॉर्डिंग टू वर्क डन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इसे कहा जाता है. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है. सो दैट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू सम टाइम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और या फिर हम इसको लिखते हैं एफ इंटू डी इंटू 1/2 चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी mgh के इक्वल भी हम इसको लेते हैं. और एक चीज़ आपने और याद रखनी है, जब भी हमारे पास एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, सम काइंड ऑफ एनर्जी इज आल्सो वेस्टेड. कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाती है और वो हीट की फॉर्म में, थर्मल एनर्जी की फॉर्म में रेडिएट हो जाती है. फॉर एग्जांपल आप बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, तो जब आप पेट्रोल को, फ्यूल को बर्न करते हैं, उससे इंजन जो है वो हीट अप हो जाएगा. तो वो हीट अप क्यों हो रहा है, वो एनर्जी कहाँ से आती है जो इंजन को हीट अप कर रही है, वो एनर्जी आएगी उस फ्यूल से. सो फॉर एग्जांपल अगर फ्यूल आपको 120 जूल की एनर्जी देता है, तो हम ये कहते हैं 90 जूल जो है वो कंज्यूम कर लिए होंगे हमारी बाइक ने, और 30 जूल जो है ये हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर
बट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट एट एनी पोजीशन, कि टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो इसकी जो हमने पहली एग्जांपल ये देखनी है, जो कि आपको फर्स्ट पेज पे भी नजर आ रही होगी, हमारे पास पेंडुलम ऑफ स्विंग है। अब इनिशियली रेस्ट के ऊपर जब कोई भी फोर्स नहीं लगाई जाती, ये इस जगह के ऊपर होगा, हम इसको मूव करवा के यहाँ पर लेकर जाते हैं एट सम हाइट, कुछ हाइट के ऊपर चला जाता है, और ये हाइट कितनी है 0.1 मीटर। जब ये हाइट के ऊपर जाएगा, जैसे मैंने मोबाइल फोन की एग्जांपल दी थी, मोबाइल फोन जो है वो कुछ हाइट के ऊपर जाएगा तो उसके पास कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली जब हम इस बॉल को हाइट के ऊपर लेकर जाते हैं, इसके पास एनर्जी स्टोर हो जाती है, और ये एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये हाइट पे जाएगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है ये मैक्सिमम होगी, और क्योंकि इस वक्त ये रेस्ट के ऊपर होगा, ये मूव नहीं कर रहा, तो काइनेटिक एनर्जी इस वक्त इसकी हो जाएगी जीरो। जैसे ही ये मूव करेगा, ये इसका फर्स्ट केस है, जब ये मूव करता करता इस पॉइंट ए पर जाएगा, फ्रॉम हम कह सकते हैं फ्रॉम राइट एक्सट्रीम टू लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे जब वो जाता है, सो इस दौरान वो क्या करेगा, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो चुकी होगी, स्पीड इंक्रीज करेगी। तो जब वो सेंटर में पहुंचेगा, पॉइंट बी से गुजर रहा होगा, एट दैट इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या है कि वो मूव कर रहा है, तो हम उसको इमेजिन कर रहे हैं कि हम उसको रोक रहे हैं अपने माइंड के अंदर, तो उस इंस्टेंट के ऊपर उसके पास जो स्पीड होगी, उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी जब वो वापस पॉइंट बी से होकर गुजरेगा, क्योंकि उसका जो पाथ है वो कर्व्ड पाथ होगा, जो कि आपके डॉटेड फॉर्म के अंदर भी यहाँ पे विजिबल है। तो जब ये जाएगा, अगर पॉइंट बी से होकर जाएगा, पॉइंट बी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हाइट यहाँ पे जीरो हो जाती है, वो दोबारा अपनी मेन पोजीशन के ऊपर आ चुका है। जब वो दोबारा पॉइंट ए के ऊपर जाएगा, तो उस केस में अगेन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। अगर हम इसको अज्यूम करते हैं, सबसे पहले बॉल सेंटर के अंदर है, हम इसको इधर लेकर गए, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो। ये जब इधर से इस तरफ जाएगा, तो इस दौरान जब इस पॉइंट से होकर गुजरेगा, एट दैट इंस्टेंट उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि हाइट जीरो हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड के साथ मूव करता है। सो इस पॉइंट से जब ये फर्दर इस तरफ को जा रहा होगा, अगेन इस पॉइंट के ऊपर जब वो आएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि हाइट जो है वो मैक्सिमम है, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी एट दैट इंस्टेंट। ये काफ़ी शॉर्ट सा टाइम होता है, उसके ऊपर हमें ऐसा फील होता है। अब इसकी एक एग्जांपल ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट को 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप करते हैं, जिसका मास 1.5 केजी है, 5 मीटर की हाइट से वो आता है। जब वो हाइट के ऊपर होगा, जो उसके पास एनर्जी स्टोर्ड होगी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू mgh। m है 1.5, g है 9.8, हाइट है 5, 73.5 जूल की एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी उसकी हो जाएगी जीरो। अब जैसे जैसे वो मूव करेगा और वो 0 मीटर तक पहुंच जाएगा, उस केस में उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन ग्रेविटेशन जीरो हो जाएगी, तो एनर्जी गई कहाँ पे, जो उसके पास 73.5 जूल की थी। इट मींस जब वो मूव करेगा, उसने वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर दी है, किस फॉर्म के अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दी है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर। हम मास हमारे पास 1.5 है, एनर्जी 73.5 जूल है, हम यहाँ से उसकी स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगी 9.9 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम v को सब्जेक्ट बनाएंगे, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 73.5 से, और उसके बाद 1.5 डिवाइड हो जाएगा, v स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है एट दी एंड 9.9 मीटर पर सेकंड ही आ जाएगी। अब हर एक केस के अंदर फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1.5 केजी के एक मैस को, जो कि 2 मीटर की हाइट के ऊपर है, वो यहाँ से मूव करवाते हैं। वो ऑलरेडी 2 मीटर की हाइट के ऊपर है, जब वो कुछ हाइट के ऊपर होगा, सो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो आ जाएगी mgh के फॉर्मूला से, 1.5 इंटू 9.8 इंटू 1.5। अब हमने यहाँ पे उसकी हाइट जो डिक्रीज हो जाती है, 0.5 मीटर तक डिक्रीज हो जाती है, उसके पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी 22.05 जूल। और इसमें से जो थर्मल लॉस होता है, वो हमें मेंशन होगा कि 5 जूल की एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन की फॉर्म के अंदर यहाँ से रेडिएट हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो रिमेनिंग उसके पास जो एनर्जी रह जाएगी दैट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, काइनेटिक के अंदर। हाफ एम वी स्क्वायर से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे v को। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टॉपिक है पावर। पावर इज अ वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर बाय यूनिट टाइम। इट इज मेजर्ड इन वॉट और जूल पर सेकंड। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी
और बेसिकली हम इसके अंदर ये देखना चाह रहे होते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा वर्क कर सकता है, उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। तो टाइम जितना कम होगा, क्योंकि पावर और टाइम है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम कम होगा पावर ज़्यादा होगी, टाइम ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, पावर जो है वो कम हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल सिर्फ इतनी सी है, जैसे हमारे पास यहाँ पे इट टेक्स 10 आवर टू फिल द लो वोल्टेज, इट फिल्स इन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के अंदर काम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा वर्क डन हो रहा है, तो इस केस में हम ये कहेंगे पाइप बी के पास पावर ज़्यादा है। अब फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन पावर आउटपुट को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एक इंसान के पास कितनी पावर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बंदे का, इस इंसान का जो कि सीढ़ियाँ चढ़ने वाला है, उसका मैस मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस। उसके बाद हम उसका वेट फाइंड आउट करेंगे, वेट से हमारे पास उसकी आ जाएगी फोर्स, कि वो किस फोर्स के साथ मूव करता है। अब उसके बाद क्योंकि वो जितने स्टेप्स यहाँ से लेने वाला है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो 10 स्टेप्स मूव करने वाला है, और हर एक स्टेप की जो हाइट है क्योंकि वो कांस्टेंट ही होगी, तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू डी। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी, उसकी हाइट आ जाएगी फॉर द 10 स्टेप्स, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम जी, इस एम जी से। इसके बाद हमारे पास उसकी जो एनर्जी है वो कैलकुलेट हो जाएगी, कितने टाइम के अंदर वो यहाँ से यहाँ तक 10 स्टेप्स को कवर करता है, हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, हम एक ह्यूमन पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, पावर का जो यूनिट है वो वॉट होता है। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूनिट है वो हमारे पास हॉर्स पावर का यूनिट है, जो कि एक एब्रीविएशन है, 1 HP हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट के ये इक्वल होता है। वॉट एक छोटा यूनिट है, तो पावर के लिए मोस्टली हम किलो वॉट का यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ चलती है। आगे फर्दर है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ द यूजफुल एनर्जी और द वर्क और पावर आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम टू इट्स टोटल एनर्जी इनपुट। इट कैन बी एक्सप्रेस एज ए डेसिमल फ्रैक्शन और परसेंटेज। अगर हम इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और उसके साथ एफिशिएंसी परसेंटेज भी लिखा होगा। अगर परसेंटेज नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स हमें क्या करना है, इस 100 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। आउटपुट ओवर इनपुट जो है ये इसका प्रॉपर फार्मूला हो जाएगा। यूजफुल एनर्जी आउटपुट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि लाइट बल्ब की इनपुट एनर्जी जो है 120 जाउल है, और वो लाइट में कन्वर्ट कितनी होती है, 50। रिमेनिंग 70 जो है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। 50 ओवर 120 इंटू 100 करेंगे तो एफिशिएंसी की परसेंटेज आ जाएगी 41.7%। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इनपुट 750 है, आउटपुट जो है वो 450 है, जो कि यूजफुल है, बाकी रिमेनिंग जो है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। सो 450 ओवर 750 इक्वल टू 60%। फिर थर्ड हमारे पास केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, जिसकी इनपुट, उसने क्या कुछ खाना वगैरह खाया है और ये एनर्जी उसके पास आ जाती है 800 जाउल। अब वो भाग रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक, दैट इज 500 जाउल। एफिशिएंसी हो जाएगी 500 ओवर 800 इक्वल टू 62.5%। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कि इक्वल है 550 जाउल, और ये हमारे पास आ जाएगी। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं लाइट और साउंड में। सो ये यूजफुल है हमारे पास 220 प्लस 250, 470 ओवर 850, 85.5% इसकी यूजफुल एनर्जी आ जाएगी। सो नेक्स्ट हमारे पास होगा कि हमारे पास जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से इफ़ेक्टिव हैं, और किस तरह से वो हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करके हमें देते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो बिगेस्ट सोर्स है दैट इज़ आवर सन। मोस्टली जो प्रोसेस हैं जो कि आज हम स्टडी करेंगे, दे आर डिपेंडेंट अपॉन सन। सन उनको ड्राइव करता है और उसके बाद फर्दर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि सन के ज़रिए जो चीज़ प्रोड्यूस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, they are the derived from ancient organic matter powered by solar energy। फिर न्यूक्लियर फ्यूल है, इट यूटिलाइजेज एनर्जी स्टोर्ड विद इन एटॉमिक न्यूक्लियस। फिर बायोफ्यूल्स हैं और बायोमास, इट स्टोर्स केमिकल एनर्जी ओरिजिनली कन्वर्टेड फ्रॉम सोलर रेडिएशन। फिर जियोथर्मल है जो कि अर्थ से प्रोड्यूस होती है, इट हार्नेस हीट फ्रॉम द अर्थ इंटरनल कोर। अर्थ की हीट का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे। फिर विंड एनर्जी है, इट इज़ कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक हीटिंग from solar radiation। Hydroelectric, it relies on the water cycle और it is driven by solar energy and gravity। फिर waves हैं, it is generated by wind pattern influenced by solar heating। Tidal energy है, it utilizes gravitational pull exerted by the moon and the sun।
फिर सोलर एनर्जी जो कि टोटली डिपेंडेंट है सन के ऊपर, सोलर रेडिएशन इसके ऊपर इफेक्टिव होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, नॉन रीन्यूएबल को अगर हम डिफाइन करें, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय नेचर एज क्विकली एज दे आर बीइंग यूज्ड। एक दफा इनको यूज कर लिया तो हम इनको दोबारा कभी भी यूज नहीं कर सकते। वंस दे आर यूज दे बिकम डिप्लेटेड, दे बिकम आउट ऑफ सोर्स। सेकंड हमारे पास टाइप है रीन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर रिप्लेस्ड बाय नेचर एट अ फास्टर रेट देन दे आर यूज। जैसे ही हम इनको यूज करते हैं इनकी जगह पे न्यू जो है ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी प्रोडक्शन हो जाती है। तो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं फॉसिल फ्यूल और न्यूक्लियर फ्यूल हैं। बाकी फर्दर जो है ये हमारे पास बायोफ्यूल, जियोथर्मल, विंड, हाइड्रोइलेक्ट्रिक, वेव, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारे के सारे जो मेथड हैं दे आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। द यूनिवर्सल जनरेटर मैकेनिज्म, अब बेसिकली हम इसको क्यों पढ़ना चाहते हैं? अब इसमें अगर हम देखें हमारे पास टोटल 4 प्रोसेस हैं। हमारे पास जो इनपुट का मेथड है वो डिफरेंट होगा। ये जितने भी हम फर्दर ऊपर जो है वो टाइप्स पढ़ी हैं, एनर्जी की प्रोडक्शन के मेथड पढ़े हैं, इन सब के अंदर जो इनपुट है वो वेरी करती है, सबकी इनपुट जो है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या चीज कॉमन है कि हमारे पास जितनी भी इनपुट होगी वो क्या करेगी, वो काइनेटिक ट्रांसफर करेगी, एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, टरबाइन को रन करेगी। हमारे पास सेकंड स्टेप सबके अंदर कॉमन होगा, दैट इज आवर टरबाइन। टरबाइन फर्दर जनरेटर को रन करेगा, जनरेटर रन होगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद हम उसको फर्दर नेशनल ग्रिड सिस्टम तक पहुंचा देते हैं। नेशनल ग्रिड सिस्टम्स के जरिए जो वायर्स होती हैं वो फर्दर कंज्यूमर्स तक, घरों तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा देते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, सबकी इनपुट स्लाइड सी वेरी करती है, कोई इतनी खास वेरिएशन नहीं है, लेकिन हर एक की इनपुट जो है वो डिफरेंट है। यही वजह है कि ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। लेकिन इन सब के अंदर कॉमन क्या आपको मिलेगा कि टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से आगे हम आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला मेथड है हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल को किस तरह से यूज करेंगे, पहले हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे। फॉसिल फ्यूल में हम क्या कह सकते हैं, वुड है, वुड के साथ हमारे पास कोल है, या फिर हमारे पास नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस के साथ हमारे पास आ जाएगा फ्यूल। तो हम जब इनको बर्न करते हैं, बर्न करने से क्या होगा, वाटर को हम हीट अप करते हैं, वाटर हीट अप होगा। वाटर हीट अप क्या क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा स्टीम। और ये जो स्टीम होगी हम स्टीम को यूज करेंगे टू रन द टरबाइन। अब हम पहुंच चुके हैं सेकंड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप है जनरेटर। जनरेटर के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी हम पहुंचा देंगे कहाँ पे, हम जो हमारे पास ग्रिड सिस्टम है, नेशनल ग्रिड सिस्टम, उसको दे देंगे, वो उसको फर्दर कंज्यूमर तक पहुंचा देगा। अब जो हमारे पास पानी बच गया था यहाँ से, वाटर जो है उसको दोबारा से कूल करेंगे, कूलिंग वाटर के जरिए, कूलिंग टॉवर के जरिए। कूलिंग वाटर जो है, या इसको हम कंडेंसर कहते हैं, या इसको कूलिंग टॉवर भी कहा जाएगा। ये क्या करेगा, वाटर को कूल करने के बाद दोबारा स्टीम को कन्वर्ट कर देगा वाटर में। कंडेंसर क्या करेगा, स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करेगा, वाटर को दोबारा से हीट अप करके ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट इज रिलायबल, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी एट एनी टाइम रिगार्डलेस ऑफ वेदर, वेदर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन शॉर्ट नोटिस, इट मेक्स पीक डिमांड, कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जिस तरह पॉपुलेशन राइज करती जा रही है मोस्टली कंट्रीज़ की, पाकिस्तान की, तो उनकी जो एनर्जी का क्राइसिस है वो इन मेथड के जरिए सोल्व हो सकता है। इट इज़ हाईली स्केलेबल, कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ये एयर पॉल्यूटेंट्स को कॉज करता है। जो फ्यूल की कॉस्ट है वो वेरी करती है, इंक्रीज हो जाती है, जैसे ईरान और यूएस की वॉर है, तो इस वजह से भी ये प्राइसेस जो है वो हाई हो जाती हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को भी फिर हाई करना पड़ता है। सेकेंड टाइप ऑफ सोर्स है न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन, अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को देखें उसमें हम पढ़ते हैं फिशन और फ्यूजन। अब फिशन में क्या होता है कि हमारे पास कोई लार्ज न्यूक्लियस, जैसे कि यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, एक बड़े न्यूक्लियस हैं, इनको हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब इनका रिएक्शन होगा तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। उस एनर्जी को हम यूज करेंगे वाटर को बॉयल करने के लिए, वाटर से प्रोड्यूस होगी स्टीम। स्टीम तक जब हम पहुंच चुके हैं तो ये इनपुट हम देख चुके हैं। इनपुट में क्या कहा हमने, जो प्लूटोनियम का न्यूक्लियस है वो रेडियो एक्टिव अपना मैटर को डिके करता है, वो फिशन रिएक्शन के जरिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस एनर्जी से हम वाटर को हीट अप करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करेगा स्टीम को, स्टीम को फिर हम से रन करेंगे टरबाइन को, टरबाइन से रन होगा जनरेटर, जनरेटर से आगे फिर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। जो रिमेनिंग पानी होगा वो कूलिंग टावर के जरिए दोबारा हम इसी सिस्टम में पहुंचा देंगे।
इसका बेनिफिट क्या है? रिलायबल है, स्केलेबल है, इसकी ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होती, लेकिन इसकी जो बिल्डिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है। अब इसमें नुकसान क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव डिके है उसको डंप करना, उसको कहाँ पे वेस्ट करना है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। थर्ड टाइप है हमारे पास बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल जो है ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी की फॉर्म है। ये क्या करते हैं, हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है जो कि CO2 गैस रिलीज होती है ड्यूरिंग कंबस्शन, इसका यूज़ किया जाएगा। अब बायोमास का जो फीडस्टॉक होता है जैसे क्रॉप का वेस्ट है, मैन्योर है, वुड चिप्स हैं, उनके ज़रिए उनको हम कंबस्शन करते हैं, उनको हम बर्न करते हैं। बर्न करने से वाटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टीम में। तो ये ले इनपुट कंप्लीट होगी, टरबाइन, जनरेटर, जनरेटर के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका एडवांटेज क्या है? रिन्यूएबल सोर्स है, इट रिड्यूसेस गार्बेज गोइंग टू लैंडफिल। जो वेस्ट होता है हम उसी को यूज़ कर रहे होते हैं, मैन्योर को यूज़ करते हैं जो कि हमारे लिए वेस्ट है। कार्बन जो है वो हमारे पास न्यूट्रल है, कार्बन के इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन अगेन ये हमारे पास पोल्यूशन गैसेस को कॉज करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये वो ऑक्साइड्स हैं जो कि जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं वो वहाँ जाकर जो एसिड रेन है उसको कॉज करते हैं। फिर इट रिक्वायर मैसिव अमाउंट ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स और हार्वेस्ट वुड, के हमारे पास लैंड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हमारे पास प्लांट्स ज़्यादा हों, तो उनको हम यूज़ करके केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकें। फिर थर्ड हमारे पास स्टेप है जियोथर्मल एनर्जी। फोर्थ है ये हमारे पास जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के अंदर हम क्या करते हैं, हम अर्थ की हीट को यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पानी को इंसर्ट करेंगे इनटू द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर जो रॉक्स होती हैं अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की जो क्रस्ट से नीचे वाली लेयर्स हैं, उनके अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हाई हीटिंग रॉक्स हैं और रॉक्स का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। तो वो क्या करते हैं, वो वाटर को कन्वर्ट कर देंगे स्टीम में, स्टीम से फिर फर्दर टरबाइन को रन करेंगे। थर्ड स्टेप हो जाएगा जनरेटर, जनरेटर के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। एडवांटेज क्या है, ये हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हाईली रिलायबल है, इट इट जनरेट पावर एट एनी टाइम रिगार्डलेस ऑफ वेदर। डिसएडवांटेज ये है कि इट हैज़ फ्यू सूटेबल लोकेशन, रिक्वायर वोल्केनिक रॉक्स नियर द सरफेस, क्योंकि हर जगह पे अर्थ की हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ये इसको हम वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा हो। इट हैज़ हाई कॉस्ट टू बिल्ड डीप इंफ्रास्ट्रक्चर, रिस्क ऑफ रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप्ड अंडरग्राउंड। फिर हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक। हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो है बेसिकली हम वाटर के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम डैम कहते हैं। डैम के अंदर सबसे पहले हम एक रिजर्वायर बना दिया। डैम या रिजर्वायर क्या करेगा, वाटर को रोकेगा, वाटर के पास आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये वाटर मूव करेगा इसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, टरबाइन को रन करेगी। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। एडवांटेज क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई ग्रीन हाउस गैस की इमिशन नहीं होती, रिलायबल है, हाईली स्केलेबल टू मीट सडन डिमांड, और इसकी जो लोकेशंस है वो फ्यू होती हैं, इतनी ज़्यादा लोकेशंस मौजूद नहीं होती। हाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इकोसिस्टम अल्टरेशन, क्योंकि जब हम डैम को बनाते हैं तो हमें बहुत सारे प्लांट को कट करना पड़ता है, जिससे हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट हैज़ हाई इनिशियल बिल्डिंग कॉस्ट, इसकी जो बिल्डिंग कॉस्ट है इसको बनाने के लिए, इसको कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और उसके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है। फिर विंड और वेव्स का यूज़ किया जा सकता है। विंड के ज़रिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो इन ब्लेड्स को रन करती हैं, ब्लेड मूव करेंगे तो इनके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से नेशनल ग्रिड तक इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। ऑन द अदर साइड ओशन वेव्स क्या करेंगी, ओशन वेव्स के लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, हमारे पास एक एयर कॉलम चैम्बर होता है कि इसके अंदर जो ओशन की वेव्स हैं वो कंप्रेस होकर जाती हैं। जब इस चैम्बर के अंदर ये जाती हैं तो इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि टरबाइन को रन करें, टरबाइन से जनरेटर, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। दे बोथ आर रीन्यूएबल, नो ग्रीन हाउस गैस इमिशन। डिसएडवांटेज क्या है कि इनकी लोकेशन हर जगह पे इनको सेटअप नहीं किया जा सकता। विंड टरबाइन कैन कॉज नॉइज फॉर नियर बाई रेजिडेंट्स, तो इसलिए इनको हमेशा ओशन के पास या डेजर्ट वाली प्लेसेस के ऊपर विंड टरबाइन को लगाया जाता है। टाइडल पावर, जो हमारे पास टाइड्स होती हैं जो कि क्यों प्रोड्यूस होती हैं, ड्यू टू द मून ग्रेविटेशनल फोर्स, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं। टाइड्स हैं वो टरबाइन को रन करेंगी। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप है जनरेटर, फोर्थ स्टेप में ट्रांसमिशन टावर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। टाइड्स अकर ट्वाइस अ डे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, ये दो दफ़ा होती हैं। इट इज़ रीन्यूएबल सोर्स, नो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, हाईली प्रिडिक्टेबल,
एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एट एग्जैक्ट मैथमेटिकली रेगुलर इंटरवल्स। लेकिन इसकी लोकेशन फिर हम हर जगह पे इंस्टॉल नहीं कर सकते और इतनी ज़्यादा कम्प्लीटली रिलायबल नहीं है, बिकॉज जनरेशन टाइम्स आर इंटरमिटेंट बेस्ड ऑन टाइड शेड्यूल्स, नेगेटिव मेरीन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इट डिसरप्ट फिश माइग्रेशन पैटर्न एंड कमर्शियल शिपिंग। सोलर, अब हमारे पास सोलर एनर्जी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो सोलर पैनल्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं। वो फोटोवोल्टाइक सेल्स को जैसे ही लाइट एनर्जी मिलती है, दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वो लाइट को कन्वर्ट कर देते हैं वोल्टेज में और उस वोल्टेज के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके ट्रांसफार्मर से नेशनल ग्रिड सिस्टम के अंदर पहुंचाया जा सकता है। या फिर आजकल हम एक नई चीज़ यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक सोलर पैनल्स। डोमेस्टिक सोलर पैनल्स के ऊपर सबसे पहले ग्लास की शीट होती है। ग्लास की शीट के बाद उसके नीचे ब्लैक सरफेस होती है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करती है। नीचे हमारे पास कॉपर पाइप्स होते हैं। कॉपर पाइप्स क्या करेंगे, और उससे नीचे जो है हमारे पास हीट लॉस को अवॉइड करने के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अब जब हम इस हीट को ट्रैप कर चुके हैं, कॉपर पाइप्स के जरिए हीट को हम यूज़ करेंगे टू प्रोड्यूस स्टीम। स्टीम प्रोड्यूस होगी तो उसके ज़रिए फिर हम फर्दर आगे जो हमारे पास टरबाइन है, टरबाइन से जनरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, नो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, हर जगह पे इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा होगी रात के वक्त ये यूज़फुल नहीं होते। इट रिक्वायर मैसिव सरफेस एरिया फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसकी जो इनिशियल जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए भी ये हमारे पास रिलायबल नहीं है। सो ये इसकी समरी हो जाएगी। फर्दर हम आगे अब हम देखते हैं एमसीक्यूज़ को। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इसके अलावा वर्क, पावर के रिलेटेड होंगे। उनको सॉल्व करते हैं। अ स्कायर वॉक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ स्काई स्लोप to the top and gains 10,000 joule of gravitational potential energy. She skids down the slope. At the bottom of the slope, her kinetic energy is 2,000 joule. So initially इस पॉइंट के ऊपर जो उसके पास एनर्जी है दैट इज 10,000, और जब वो नीचे आ जाता है उसके पास एनर्जी रह जाती है 2,000। और मीनिंग जो 8,000 जाउल की एनर्जी है वो कहाँ जा चुकी है। बेसिकली यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को अप्लाई करेंगे, जो कि हमें ये कहता है कि आपके पास जो भी एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वो कभी भी वेस्ट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही हम उसको क्रिएट करते हैं। तो इनिशियली हमारे पास 10,000 थी, 10,000 में से 2,000 जो है वो रह चुकी है। 8,000 जाउल विल बी डिसिपेटेड इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। सो हमारे पास बी पार्ट इसका ठीक हो जाएगा। A coal-fired power station generate electricity. Coal is burned and the energy released is used to boil water. तो हमारे पास यहाँ पे एक पावर स्टेशन है जो कि कोल से ऑपरेट होता है। कोल को हम फायर करते हैं, उसके बाद वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर से स्टीम प्रोड्यूस होती है और स्टीम को फर्दर टरबाइन को रन करते हैं, टरबाइन से फर्दर जनरेटर को रन करते हैं, जनरेटर को रन करने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। सो कोल जो है इसके पास जो एनर्जी होगी दैट इज केमिकल। एंड इससे फर्दर अगर हम यहाँ पे देखें, जनरेटर जो है ये क्या करता है, ये काइनेटिक एनर्जी को यूज करता है। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक तो डैम के रेलिवेंट होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 4 different children run up the same set of stairs. For which child is the useful power to climb the stair is the greatest? तो पावर किसके लिए सबसे ज्यादा है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब बेसिकली देखा जाए, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास मैस जितना ज़्यादा होगा और टाइम उतना कम होगा, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि पावर जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा हैवी होगा और अगर वो कम टाइमिंग के अंदर काम कर रहा है तो इट मीन उसके पास पावर जो है वो ज़्यादा है। तो 70-15 टाइम विल बी द करेक्ट आंसर। विच एनर्जी सोर्स इज द वन दैट इज यूज टू बॉयल वाटर टू मेक स्टीम इन पावर स्टेशंस। तो हम किस एनर्जी को यूज़ करते हैं टू बॉयल वाटर, वाटर को बॉयल करने के लिए? वो हमारे पास ये न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, जिसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज़ करते हैं। फिशन रिएक्शंस के ज़रिए हमारे पास जो हैवी न्यूक्लियस होता है वो कह लें कि छोटे न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाता है और उसकी एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। इन अ फैक्ट्री टू मैन एक्स एंड वाई ट्राई टू मूव आइडेंटिकल हैवी बॉक्सेस पी एंड क्यू। अब जो मैन एक्स है वो क्या करता है, बॉक्स पी को उठाकर इस जगह पे रख देता है, और दूसरी तरफ मैन वाई जो है बॉक्स क्यू को उठा के वो यहाँ पे रख देता है। विच मैन डज द मोस्ट वर्क ऑन द बॉक्स इन विच बॉक्स गेन्स द मोस्ट एनर्जी? अब डेफिनेटली अगर देखा जाए तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे कवर किया गया?
बॉक्स क्यू ने डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर किया, तो इट मीन्स मैन वाई ने वर्क भी ज़्यादा किया। वर्क जो है वो डिपेंड करता है एफ इंटू डी, मोर द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत शॉर्ट सा है और यहाँ पे हायर डिस्प्लेसमेंट है। और विच गेन्स द मोस्ट एनर्जी, एनर्जी कौन गेन ज़्यादा करेगा, जो ज़्यादा हाइट के ऊपर जाएगा। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी mgh, जिसकी हाइट ज़्यादा है, तो हमारे पास बॉक्स क्यू जो है इसके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और जो वर्क इसने किया होगा दैट विल बी ऑब्जेक्ट वाई, बिकॉज इसने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करवाया है। विच एनर्जी सोर्स इज रीन्यूएबल एंड रिलायबल अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, जो हमेशा मौजूद होती है, हमारे पास विंड है, रीन्यूएबल है, हमेशा प्रेजेंट होती है। टू वर्कर्स आर स्टैकिंग कैन्स ऑन टू अ शेल्फ इन अ शॉप, the worker lift the same number of identical can on the same shelf from the same level. Worker P takes 3 minutes to lift the can. Worker Q take 4 minutes to lift the can. Which statement about the worker is correct? तो वर्कर क्यू और वर्कर पी जो है, वर्कर पी लेता है 3 मिनट्स, वर्कर क्यू लेता है 4 मिनट। वर्कर पी डेवलप लेस यूजफुल पावर देन वर्कर क्यू, ज़्यादा टाइम ये ले रहा है तो वर्कर पी की पावर तो ज़्यादा होगी, तो वर्कर पी डेवलप मोर यूजफुल पावर देन वर्कर क्यू। सो हमारे पास ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि वर्क के अंदर ना यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, वर्कर पी डज मोर यूजफुल वर्क। अब उनका जो आइडेंटिकल कैन्स हैं उनका साइज भी सेम है, लेवल भी सेम है, जहाँ पे वो लेकर जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम होगा। तो जो चीज़ डिफरेंट है वो टाइम है, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ पावर, वर्क ओवर टाइम हमें क्या कहता है, जिसने टाइम कम लिया होगा उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे वर्कर पी क्या कर रहा है, वो कम टाइम के अंदर काम कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। विच क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन द सेम यूनिट, जिनके यूनिट सेम होते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, वर्क और एनर्जी जो है वो हमेशा सेम चीज़ है। हाँ, अक्सर आप जब हम P2 के क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पर हम अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें पावर का फॉर्मूला कभी कभार लिखना पड़ेगा वर्क ओवर टाइम, या हम वर्क को अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करें, ये हो जाएगा एफ डी ओवर टी, या फिर यही फार्मूला बन जाएगा एफ वी भी बन जाता है। डी ओवर टी किसके इक्वल होता है, वी के। कभी कभार आपको वेलोसिटी गिवन होगी तो पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विद फोर्स, या फिर हम पावर का फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं 1/2 mv² ओवर टी। तो यहाँ पे क्या चीज चेंज की है मैंने, वर्क की जगह पे काइनेटिक एनर्जी को पुट कर दिया, बिकॉज जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाता है उसके अंदर हम एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। सो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, या फिर ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, mgh ओवर टी। सो यहाँ पे पावर का जो फॉर्मूला है, ये बेसिकली हम तीन फॉर्मूला यहाँ पे स्टडी करते हैं, वर्क ओवर टाइम, हाफ mv², mgh ओवर टी। सो जो यूनिट सेम होगा दैट विल बी एनर्जी एंड वर्क, नॉट पावर। पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट वॉट होता है, और वॉट को हम क्या लिखते होते हैं, जाउल पर सेकेंड। A person in a factory has to lift a box onto a shelf. बॉक्स को लो शेल्फ फिर हाई शेल्फ पे लेकर जाता है। Which action involves the person doing the least amount of work? Lifting the box slowly to the high shelf, lifting the box to the low shelf first and lifting it to the high shelf. ज़्यादा वर्क कहाँ पे है, जहाँ पे सबसे कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो हमारे पास ये बनेगा lifting the box slowly to high shelf, lifting the box to the low shelf instead of high shelf. डी पार्ट सिर्फ लो शेल्फ के ऊपर ले जाए, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो डेफिनेटली जो हमारे पास वर्क होगा वो भी फिर उसी हिसाब से कम होता जाएगा। विच इज़ ए नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स, तो हमारे पास नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा है जिसको दोबारा कभी यूज नहीं कर सकते, दैट इज कोल। एक दफ़ा यूज हो जाए दे आर डिप्लीटेड आउट, दे विल रन आउट। A ball is dropped on a hard surface and bounces. It does not bounce all the way back to where it started and so has not regained all of its original gravitational potential energy. Which statement account for the loss of gravitational potential energy? कि जब इसके पास हाइट के ऊपर थी ना ये बॉल, इसके पास एक तो mgh थी, यानी इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जब ये मूव करती है तो इसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर, प्लस हीट की फॉर्म में इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। So energy was destroyed as the ball hit the ground. Energy was destroyed as the ball traveled through the air. The chemical energy, elastic energy of the ball have increased. The internal energy of the ball and its surrounding has increased. So energy was destroyed as the ball hit the ground. Which energy source is used to boil water to generate electricity? We have already done that. Its option is nuclear fission.
To formerly use an electrically powered elevator to lift bales of hay. All the bales of hay have the same mass. As sunset approaches, they increase the speed of the elevator so that more bales are lifted up in a given time. How does this affect the more work in lifting each bale and the useful output power of the elevator? सो बेसिकली हमारे पास वर्क डन जो है वो किस तरह से इंक्रीज हो जाएगा जैसे वो ईच वेयर को लेकर जाएंगे. इट विल बी इंक्रीजिंग और आउटपुट भी उसी के साथ फिर इंक्रीज करती जाएगी. हमारे पास बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा. A student measure the length of the spring. She then hangs different weight from the spring. She measure the length of the spring for each different weight. The table shows her result. वेट जीरो होता है तो उस स्ट्रिंग की लेंथ है 520. 1 के ऊपर हो जाती है 524, फिर 528, 533, 537. What is the extension of the spring when the weight hung from it? It is 3 Newton. तो इसमें एक्सटेंशन कितनी होगी? उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है दैट इज 520. तो जो उसमें एक्सटेंशन आ चुकी है आफ्टर हैंगिंग 3 न्यूटन, सो 533 माइनस 520 ये हमारे पास आ जाएगी 13 mm. Which energy resource is used to generate electricity without using any moving part? So moving part हमारे पास जिसमें रिक्वायर्ड नहीं होगा वो हो जाएगा सोलर, क्योंकि इसका कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको हमें मूव करवाना पड़ता है. डायरेक्टली सनलाइट जो है वो सोलर पैनल के ऊपर फॉल करती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है. विच सोर्स ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी एटम्स? हैवी एटम किस में स्प्लिट होते हैं? जो हमारे पास एक फिशन रिएक्शन होता है. तो फिशन रिएक्शन के अंदर हमने ये देखा था कि यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है ये डिके हो जाती हैं और ये स्मॉलर न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाते हैं. तो ये हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. A cyclist travels down a hill from rest at point X without pedaling. The cyclist applies his brakes and the cycle stops at point Y. Which energy changes have taken place between X and Y? Initially वो X के ऊपर है तो it means height के ऊपर होने की वजह से उसके बाद जो एनर्जी होगी that will be gravitational potential energy. एंड फर्दर जब वो मूव करेगा ये एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक में और लास्टली उसके पास हो जाएगी हीट एनर्जी जब वो रुक चुका होगा. To calculate the power produced by a force, the size of the force must be known. What else needs to be known to calculate the power? पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि वर्क डन कितना हो चुका है. इट मीन्स द डिस्टेंस द फोर्स मूव द ऑब्जेक्ट वी शुड हैव बीन नोन विद दैट. द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, ताकि हम पावर को कैलकुलेट कर सकें बिकॉज पावर इक्वल टू वर्क ओवर टाइम. विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ टाइडल पावर स्टेशन? तो हमारे पास टाइडल पावर स्टेशन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज इंटरनल एनर्जी, ग्रेविटेशन एनर्जी, क्योंकि टाइड जो है वो ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ सन और मून से प्रोड्यूस होती हैं. 4 different model steam engine each lift a 1 kg object from the same laboratory floor to the same laboratory bench. Each engine takes a different time to lift the object. How does the most powerful engine compare with the other engines? Object of lifting object onto the bench will be faster. उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी क्योंकि पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी. एंड फर्दर इस उसकी पावर भी फिर उसी बाकी इंजन की निस्बत ज़्यादा हो जाएगी. ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ P2 के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आइए इनको देखते हैं. फिगर 4.1 shows a small wind turbine used to generate electricity. So we have a wind turbine. The wind turbine drives an electric generator. The wind blows with a velocity of 7 meters per second at right angle to the plane of turbine. The mass of the air passing per second through the turbine is 6.7 kg. Calculate the kinetic energy of the air blown through the turbine per second. सो यहाँ पे हमारे पास जो मैस है जो विंड का है दैट इज 6.7, वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड. 1/2 mv² का रिलेशन यूज करेंगे. 1/2 6.7 इंटू 7 मीटर पर सेकंड. सो डेफिनेटली इससे हमारे पास आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. इसको फर्दर 7² हम यूज करेंगे बिकॉज mv² है. Only 8% of this energy is converted to electrical energy. Calculate the power output of electrical generator. So 8% है 8/100 इंटू जो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे. सो वो यहाँ पुट करेंगे 8/100 इंटू दैट आंसर. इससे हमारे पास आंसर 2 कैलकुलेट हो जाएगा. तो वो हमारे पास पावर आउटपुट आ जाएगी. द वॉल्यूम ऑफ द एयर पासिंग थ्रू द टरबाइन ईच सेकंड इज 5.6 मीटर क्यूब. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द एयर. सो हमारे पास डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम. अब मैस कितना है 6. मैस उसका है दैट इज 6.7 और वॉल्यूम है 5.6.
तो इससे डेंसिटी हमारे पास एयर की कैलकुलेट हो जाएगी। द टर्बाइन रन्स अ जनरेटर, डिस्क्राइब द एसेंशियल एक्शन विद इन द जनरेटर दैट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिसिटी। सो इनसाइड द जनरेटर mechanical energy produced from turbine is converted into kinetic energy, which is useful to produce electrical energy. Figure 3.1 shows a long plastic tube sealed at both ends. The tube contains 0.15 kg of small metal spheres. A physics teacher runs the tube upside down very quickly, and the small metal sphere then fall through 1.8 meter and hit the bottom of the tube. Calculate the decrease in gravitational potential energy as the sphere fall from 1.8 meter. So 1.8 मीटर की हाइट से वो फॉल करता है। सो जो उसकी हाइट है दैट इज़ 1.8 mgh से अगर हम इसको देखें 0.15 kg, 0.15 इंटू 10 इंटू हाइट है 1.8, 1.5 इंटू 1.8 करेंगे, इससे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। द स्पीड ऑफ द स्फीयर एज द हिट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, हमने स्पीड को फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पे कहेंगे mgh, जो हमारे पास आंसर 1 आएगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ mv स्क्वेयर। आंसर 1 जो हम यहाँ से निकाल चुके होंगे वो यहाँ पुट कर लेंगे। आंसर 1 की जगह पे 1/2 मैथ्स की वैल्यू है जो है वो हमारे पास है 1.15 इंटू वी स्क्वेयर। सो वी सब्जेक्ट बन जाएगा आंसर 1 इंटू 2/0.15 का स्क्वेयर रूट, तो इससे हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाएगा। The gravitational potential energy of the sphere is eventually transformed to thermal energy in the metal sphere. The physics teacher explained that this procedure can be used to determine the specific heat capacity of metal, so it's irrelevant. So हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो बाकी आपके डिटेल में जितने भी पास्ट पेपर के होंगे हम उनकी अलग से एक शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट तो नहीं एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह जल्द ही। लेकिन क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो इसलिए मैं ज़्यादा पास्ट पेपर्स की अलग से सीरीज़ बनाना चाहता हूँ, तो इंशाल्लाह हम उसको लास्ट पे अच्छी तरह अपलोड करेंगे। फ़िलहाल आप इसको लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।